नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह सब जाने अनजाने में हो रहा था। वह दरअसल उसी चीज के लिए उसे मना रही थी जो वह खुद उससे चाहती थी। तुम मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। वह बस चुपचाप अपनी भौहें उठाकर फिर गिरा देता है। उसके चेहरे से साफ था कि नेहा की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वह एक कदम आगे बढ़ा और धीरे से उसकी गर्दन को सहलाया। क्यों? वह एकदम चौंक गई। उसकी उंगलियां कुछ कर रही थीं उससे। हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर बार जब वह आदमी उसे छूता, नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वह होंठ काटते हुए पहाड़ों में हुई उस घटना को याद करने लगी। उसका उससे पकड़ा जाना, भागने में नाकाम होना और उसकी गर्दन में वह हार। उसका नरम स्पर्श अब कुछ संदिग्ध लगने लगा था। नेहा बिना सोचे समझे बोल पड़ी, क्योंकि कानून ऐसा कहता है। कानून? हाँ, तो वो। इस बार उसने चिंता में होंठ काटे। रिया की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। किस्मत का साथी ढूंढने से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना साथी अपनी दूरदृष्टि से चुन रही हो। उसकी आंखों में चमक थी। अगर तुम मुझे मारोगे तो वो यूएक्सॉरिसाइड होगा। आखिरकार उसे एक रास्ता मिल गया जिससे वो उससे बच सके। पहली बार उस आदमी के चेहरे पर कुछ रंग आया। वह गुस्से में भौहें सिकोड़ता है और सुई नीचे गिरा देता है। नेहा का जमीर उसे कचोटता है, लेकिन वह तुरंत एक सपाट चेहरा बना लेती है। यही उसका फैसला जताने का तरीका है, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। उस रात उसने एक खतरनाक बीज बो दिया। अप्रत्याशित हमेशा होता है और उन घटनाओं की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल होता है। उसके सामने हुआ हादसा ऐसा था जो सिर्फ विदेशी शोध पत्रों में पढ़ने को मिलता है। वह शब्द खोजने के लिए जूझ रही थी। क्या आप पक्के हैं कि यह पेड़ कल रात बिजली से गिरा? हाँ। नेहा ने काले पड़ चुके उस पेड़ को देखा जो अब बीच से फटा हुआ था। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह महिला जिसने उसे बुलाया था उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी और रूमाल से आंसू पोंछ रही थी। यह पेड़ मैंने अपने बेटे के जन्म पर लगाया था। अब वह बड़ा हो गया है और सेना में है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं पहले इसका मुआयना करती हूं। पेड़ बहुत बुरी हालत में था, मानो उसे गहरी चोट लगी हो। नेहा ने दर्द से जैसे खुद महसूस किया और तुरंत कहने लगी, मैनेजर, इसे सर्जरी की जरूरत है। अभी के लिए इसे चेन से भर देते हैं और सर्जरी की तारीख तय करते हैं। रिया, जो सर्जरी बॉक्स लेकर साथ आई थी, चिंतित होकर फुसफुसाई, अगर यह पेड़ मर गया तो वे तुम्हें दोषी ठहरा सकते हैं। अभी जड़ें बची हुई हैं तो यह बच सकता है। वैसे भी यह उसके बेटे का जन्म वृक्ष है। नेहा घुटनों पर बैठ गई। क्या अस्पताल में पर्याप्त स्थानीय मिट्टी है? रिया भी उसके पास बैठ गई। उसने नेहा का चेहरा देखा और चौंक गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और थकान साफ नजर आ रही थी। मैनेजर, आजकल मैं। तभी नेहा का फोन बजा। कॉल देखकर वह बहाना बनाकर एक शांत जगह चली गई। हेलो। उसके शांत और परिपक्व चेहरे की भावनाएं अचानक बदल गईं। वह नाखून काटने लगी और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी, जैसे कोई जुआरी कर्जदार से भाग रहा हो। क्या मतलब? उसकी आंखें, जो टोपी के नीचे छुपी थीं, अब बुरी तरह कांप रही थीं। 1 महीना हो चुका था जब से आदित्य, जो पहले शारीरिक रूप से निष्क्रिय था, होश में आया था। मेडिकल स्टाफ ने चेकअप किया और उसने बस यही कहा था, वो भूल चुका है। और अब यह कॉल एकदम अजीब खबर लेकर आया था। मैं नहीं बता सकता वह कब जागेगा, कॉलर ने कहा। वह अवाक रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि कॉलर क्या कहना चाहता है। मैंने उससे बात की थी, उसने मुझ पर चढ़कर बात की थी। उसे फोन के उस पार खांसी की आवाज सुनाई दी। उस रात जब आदित्य ने सुना मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो वह ऐसे ढह गया जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। नेहा ने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया और यही परिणाम निकला। इन कई रातों की बेचैनी के बाद अब उसे एहसास हो रहा था कि उसका झूठ कितना भयानक था। एक हत्यारे की पत्नी। इतने सारे झूठों में से यही क्यों? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बात कुछ अलग है। क्या? ब्रेन टेस्ट के अनुसार उसकी चेतना वापस आ चुकी है। यह चौंकाने वाला है कि वह कोमा से बाहर आ गया, लेकिन आ गया है।
रेस्पॉन्स टेस्ट भी ठीक है, लेकिन नेहा ने सांस रोक ली। वह एक और झटका झेलने के लिए तैयार थी। मैं नहीं बता सकता कि वह कब जागेगा। पर आपने अभी कहा कि वह जाग गया है। वह चौंकी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन को छुआ हो। हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मरीज में दुर्लभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दुर्लभ लक्षण? हाइपरसोम्निया। उसने उलझन में अपने होंठ छुए। इसे स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम भी कहते हैं। मैंने सभी टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन वजह नहीं मिल रही। दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए यह बस एक अनुमान है। नेहा चुपचाप अपनी आंखें झपकाती रही। वह इन अजीब घटनाओं की अब कुछ आदत सी डालने लगी थी। अगर यह वही सिंड्रोम निकला, डॉक्टर चुप हो गया तो वह एक बार सो गया तो हफ्ते, 10 दिन या उससे ज्यादा भी सो सकता है। अब तक वह 12 दिन से सोया हुआ है। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। फिलहाल मैं उसे दोबारा तुम्हारे पास लाऊंगा। डॉक्टर कॉल काटने ही वाला था कि वह चिल्लाई, डॉक्टर रुकिए। उसने गहरी सांस ली और अपनी टोपी उठाई। हवा ने उसके पसीने से भीगे माथे को छू लिया। तो आप कह रहे हैं कि अदित्य अब कोमा में नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कब जागेगा, है ना? हां, फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ। नेहा जैसे रोते हुए सांस छोड़ती है। जो घबराहट उसके सीने में भर गई थी, वह एक पल में गायब हो गई। उसकी बंद पलकों में कंपन हुआ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए। उसने राहत की सांस ली और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अब वह बस अनजान बनने का नाटक कर सकती है, और अगर कुछ हो भी गया तो कह सकती है कि वह सब एक सपना था। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। वह वापस उस महिला के पास लौटी जो अब भी दुखी चेहरा लिए खड़ी थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस पेड़ को फिर से जिंदा करने की। एंड ऑफ एपिसोड 8। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही नेहा ने अपनी बात खत्म की, कॉल कट गया। डॉक्टर ने भ्रमित चेहरे के साथ अपने फोन की ओर देखा। उसने फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। वह उसकी आवाज में अचानक आए बदलाव को समझ नहीं पाया। एक मरीज जो पिछले 2 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में था, एक चमत्कार से जाग उठा। अच्छे देखभाल के चलते उसके जोड़ों में जकड़न नहीं थी और पुनर्वास प्रक्रिया आसानी से चली। इसकी मूल वजह यह थी कि वह मजबूत हड्डियों और संवेदनशील मोटर नर्व्स के साथ पैदा हुआ था। कम समय में ही वह अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से हिलाने में सक्षम हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चमत्कारी सुधार सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चला। उसके बाद वह लगातार 12 दिनों तक सोता रहा, जैसे कि वह वेजिटेटिव गतिविधियों का आदी हो गया हो। मरीज पहले से ही मेमोरी की समस्याओं से जूझ रहा था। डॉक्टर को शुरुआत से ही उम्मीद नहीं थी कि वह वेजिटेटिव स्टेट से पूरी तरह उबर पाएगा। वह लगातार इस केस पर सोचता रहा, जब उसे एक बात समझ आई। चूंकि मरीज के सिर में गंभीर चोट लगी थी, तो इसके कुछ दुष्परिणाम जरूर होंगे। लेकिन किसी वजह से डॉक्टर को बेचैनी हो रही थी। उसने मरीज से पूछा, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? डॉक्टर ने परेशान होकर पूछा। जो भी मन में आए बस बोलो। डॉक्टर के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलो। बाद में वह अपने मरीज की कही बात को कभी नहीं भूल पाया। कृपया मुझे मत जगाइए। अदित्य ने ये शब्द धुंधली चेतना में बार बार दोहराए थे। डॉक्टर खाली गलियारे में चलता गया। वह अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए गहराई से सोचने लगा। डायरेक्टर क्वॉन को अपने छोटे भाई की हालत देखकर जरूर दुख हुआ होगा। वह थोड़ा पीछे झुका और शरीर को स्ट्रेच किया। भले ही अदित्य को किसी बड़े अस्पताल में इलाज मिलना बेहतर होता, लेकिन डायरेक्टर क्वॉन का उसे उस पुराने जर्जर मकान में वापस भेजना कुछ अजीब लगा। लेकिन वह सवाल करने की स्थिति में नहीं था। भले ही वह इस दूर दराज की जिंदगी में एक केयरटेकर के रूप में जी रहा था, उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा थी कि वह इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। वह अचानक रुका और उंगली चटकाई। मैं उसे बताना भूल गया। अदित्य को जो दुष्प्रभाव हुए थे, वे केवल जरूरत से ज्यादा सोने तक सीमित नहीं थे। यह स्थिति स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम के नाम से जानी जाती थी।
तकनीकी रूप से इसे क्लाइन लेविन सिंड्रोम कहा जाता है। इसके साथ अक्सर असामान्य व्यवहार, अत्यधिक खाने की इच्छा, आक्रामकता और तीव्र यौन इच्छाएं जुड़ी होती हैं। मेरा मतलब है, आज तो वह ठीक ही रहेगा, यह सिर्फ एक दिन की बात है, कुछ नहीं होगा। वह जम्हाई लेते हुए आगे बढ़ गया। हम नेहा सीढ़ियां चढ़ते हुए गुनगुना रही थी। वह मुश्किल से मौत के मुंह से बच निकली थी। उसने दिन भर खुद को एक क्रूर आदमी के जाल से चमत्कारी रूप से बचा हुआ महसूस किया। जब वह दरवाजे पर पहुंची और पासवर्ड डाला तो उसे एक अजीब सी डेजावू की अनुभूति हुई। यह क्या? डांग डांग डांग। घंटी बजी। आधी रात का समय था और सामने का दृश्य उसे जमा सा गया। पिछले दरवाजे को जैसे किसी गाड़ी ने धक्का मारकर तोड़ा हो। वह कहां गया? अगले 30 मिनट तक नेहा उस अंधेरी धूल भरी सड़क पर भटकती रही जहां इक्का दुक्का पुराने बिजली के खंभे खड़े थे। क्या मुझे उससे संपर्क करना चाहिए? अदित्य का भाई, वह ए जिसने नेहा को बी बनाया। उसने बार बार घबराहट में अपने फोन की स्क्रीन को रगड़ा जब तक कि वह चमकने नहीं लगी। वह डायरेक्टर क्वॉन को कोई बहाना नहीं देना चाहती थी जिससे वह उसे नियंत्रित कर सके। उसने अपने लंबे लहराते बालों को बांधा और तेज चलने लगी। अदित्य! रास्ते में सोते कुत्ते उसके चिल्लाने पर भौंकने लगे। नेहा तेजी से इधर उधर देखने लगी। उस संकरी गली में उसे तलाशती रही। तभी उसकी नजर एक अजीब से निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल सांप रेंगता हुआ गया हो। वह वाकई भयानक है। उसने इस बेतुके दृश्य पर सूखी हंसी हंसी। वह निशान का पीछा करने लगी। जैसे ही वह करीब पहुंची, उसे एक फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। अदित्य, वो नीचे रख दो! उसने चौंक कर चिल्लाया। लेकिन अदित्य पहले से ही कच्चा मांस चबा रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके जबड़े की मांसपेशियां चबाने की क्रिया में चल रही थीं। जब उसने कराहते हुए मांस थूका तो नेहा को उल्टी आ गई। उसने खुद को रोका। वह डर गई थी इस आदमी से जो खून से सने होठों के साथ खड़ा था। यह क्लीन लेविन सिंड्रोम का एक असर था और उसकी खाली नजर देखकर लगता था कि उसे पता भी नहीं था कि वह क्या कर रहा है। तुम्हारे लिए अभी चलना मुश्किल होगा, तुम यहां क्यों आए? नेहा ने झूठ मूठ उसकी सेहत को लेकर चिंता दिखाई। वह उसकी मनस्थिति को भांपने की कोशिश कर रही थी ताकि खुद को उस झूठ से निकाल सके जो उसने उसे बताया था कि वह उसकी पत्नी है। चलो वापस चलते हैं, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अदित्य ने मुर्गे को फेंका और नेहा की ओर देखा। उसकी नजर जो उस पर पड़ी उसे असहज कर गई। वह अंधेरे में खड़ा था जहां चांद की रोशनी नहीं पहुंचती थी। वह पहले से ऊंचा लग रहा था। वह उससे 2 सिर ऊंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर रेंगते हुए चला आया हो। उसकी आस्तीनें, पैंट और सीना धूल से सने थे। हवा चली तो उसके कपड़े उड़ने लगे और उसकी गट्ठी हुई काया की झलक मिली। थोड़ी देर के लिए नेहा सम्मोहित सी हो गई। उसे येमेन के सोकोट्रा आइलैंड पर उगने वाले ड्रैगन ब्लड ट्री की याद आ गई। एक खून जैसा स्राव करने वाला अजीब पेड़। 2 साल पहले उसने पहली बार अदित्य को देखा था और 1 महीने पहले वह कोमा से जागा था। वह हमेशा खून से सना हुआ रहता था और इस समय भी वह खून में लथपथ था। अदित्य, नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या है? उसकी ठंडी नजर उस पर टिकी थी। उसकी सोच को पढ़ना मुश्किल था। सोचो नेहा, उसने खुद से कहा। सोचो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एंड ऑफ एपिसोड 9। तुम इस पूरे समय कहां थीं? उसने फिर से पूछा, इससे पहले कि वह उसके पहले सवाल का जवाब दे पाती। मुझे केवल तुम्हारा चेहरा याद है, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल पाया, उसने कराहते हुए कहा। उसकी आंखों में अज्ञानता और भ्रम झलक रहा था। दूसरी मंजिल का वह दरवाजा जिससे नेहा कमरे में आया करती थी, अंदर से नहीं खुलता था। उसने पीछे का दरवाजा तोड़ा था और जमीन पर रेंगते हुए उसी वक्त अंदर आया था जब नेहा कमरे में दाखिल हुई थी। जैसे ही उसे सारी घटनाएं याद आईं, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अदित्य सामान्य नहीं था। वह 12 दिनों की नींद के बाद पसीने, मिट्टी और खून से सना हुआ जागा था, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी थी। एक संकेत था, शायद यह आखिरी मौका हो। स्वाभाविक रूप से एक विचार उसके दिमाग में आया। अब समय आ गया था।
मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। जब नेहा ने अनजान बनने का नाटक किया तो उस आदमी ने सिर झुकाकर भौहें चढ़ा ली। शायद तुमने कोई लंबा सजीव सपना देखा होगा, वह आगे बोली। मैं डॉक्टर हूं जो तुम्हारी देखभाल कर रही हूं। और उसे अपनी अंतरात्मा में एक चुभन महसूस हुई। यह गांव के मुखिया का खेत है, हमें जल्दी निकलना चाहिए, मैं मुर्गे के नुकसान की भरपाई कर दूंगी। वह आदमी जो अब भी भौहें चढ़ाए उसे देख रहा था, धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगा। आदित्य, क्या तुम्हें याद है कि तुम इस पूरे समय सोए हुए थे? तुम बहुत बीमार थे और बेहोश थे। भ्रमित होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता मत करो, तुम सपना देख रहे थे, अब तुम जाग चुके हो। उसने सपना शब्द पर जोर दिया ताकि वह बात और स्पष्ट कर सके। जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि तुमने देखा या सुना, वह सब तुम्हारे दिमाग की चाल थी, एक बचाव तंत्र। तुम्हें आराम करना चाहिए, फिर तुम बेहतर महसूस करोगे। लेकिन नेहा ने एक चीज नजरअंदाज कर दी थी। उसकी योजना कि वह सब कुछ सपना बता दे उस पर ही उल्टा पड़ सकता था। सपना? उस आदमी ने कहा और धीरे धीरे अपने होठों से खून छाटते हुए बोला। लगता था कि अब वह सचमुच पूरी तरह जाग चुका था। समझ गया। उसने नेहा के निचले शरीर की ओर इशारा किया। अगर यह सपना नहीं होता तो तुम अब इस हालत में यहां खड़ी ना होती। अचकचाकर उसने अपने पैरों की ओर देखा। तभी उसकी धीमी आवाज कानों में पड़ी। मैंने सोते वक्त सिर्फ सेक्स के ही सपने देखे, उसने कहा। नेहा कुछ बोल नहीं पाई। अपनी पत्नी के साथ, उसने कहा। मैं तुम्हारे पैरों के बीच था। नेहा लगभग चीख पड़ी। उसके पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। तो मैं भ्रमित नहीं हूं, उसने कहा। मुझे सब ठीक से याद है। नेहा ने एक कदम पीछे लिया, सहज रूप से। क्या उसे सब याद है? वो दिन जब हम पहाड़ पर मिले थे। मेरी एक पत्नी है, उसने कहा और उसकी ओर बढ़ने लगा। और वह अभी अभी मुझसे भागने की कोशिश कर रही है। वह उसकी ओर बढ़ा, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमे। नेहा किसी तरह वहां से भागना चाहती थी। उसके पैर कांपने लगे थे। उसने यह जाल बिछाया था, लेकिन अब खुद उसमें फंस गई थी। जब वह इतना पास आ गया कि उसे छू सकता था, तब जाकर नेहा किसी तरह पीछे हटी। तुम मुझे छोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम्हारा पति अब एक बेकार बीमार आदमी बन चुका है। वह मूर्ख नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे दोबारा मत पूछने देना। मैं नेहा हूं, उसने आखिरकार कहा। सो नेहा। नेहा। आदित्य ने अपने होठों को चाटा और उसके नाम को खून के साथ निगल लिया। तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बेकार हो गया हूं कि अब मेरा शरीर भी काम नहीं करता? कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उसके टखने को कसकर जकड़ लिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जंजीर थी, दलदल की खिंचाई या किसी राक्षस की पूंछ। लेकिन एक बात वह पूरी तरह जानती थी, वह खतरे में थी। उसका शरीर उस खतरे को महसूस कर चुका था और भागने को तैयार था। आदित्य, ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं। अब स्थिति पूरी तरह पलट चुकी थी। नेहा बस अपने हाथ मसलती रही। किसी तरह उसने एक कारण सोचा। एक पत्नी जिसे तुम याद भी नहीं कर पा रहे थे, अगर अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो मुझे लगा इससे तुम्हें झटका लगेगा, शायद तुम असहज महसूस करोगे। इसलिए ही मैं। तो तुम कह रही हो कि तुमने यह सब मेरी सुरक्षा के लिए किया? उसने बिना किसी भावना की आवाज में कहा, जिससे नेहा को खुद पर शक होने लगा। लेकिन उसने तय किया कि यही सबसे उपयुक्त बहाना है और उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। बकवास, उसने कहा। तुम वो सब क्यों कर रही हो जिसकी मैंने कभी मांग ही नहीं की? मुझे यह नहीं चाहिए। जब से वह जागा था, उसने उससे शिष्ट स्वर में ही बात की थी, लेकिन अब भी वह विनम्र आवाज इतनी खाली और ठंडी लग रही थी। तुमने कहा था कि हम कानूनन पति पत्नी हैं और अब अचानक तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में अंधेरे में चमक दिख रही थी। किसी ने मेरे दिमाग से सब कुछ मिटा दिया, लेकिन तुम्हारा चेहरा अब भी मुझे याद है। वह आगे बोला। शायद मैं वाकई तुम्हारा पति हूं। जब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं पागल हो गया था, क्योंकि तुम स्वाभाविक रूप से एक शैतान हो। नेहा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। अब तो मैं गई काम से। नेहा को ऐसे दिखाना था जैसे सब कुछ सामान्य हो। उसे अभी टूटना नहीं था, वरना यह और भी बिगड़ सकता था। हालांकि
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जांच अब तक खत्म नहीं हुई थी। उसे डरावना दिखने का नैसर्गिक हुनर था, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह कुछ याद नहीं रख पाता था। नेहा के पास यही एक फायदा था, वह उसकी याददाश्त की कमी को हथियार बना सकती थी, लेकिन अब उसका यही दांव उल्टा पड़ गया था। शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, उसने कहा। नहीं करते थे मूर्ख, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसकी अपनी चाल में वह खुद ही फंस गई थी और अब उसका खतरनाक इरादा बदलकर प्रेम में तब्दील हो चुका था। एंड ऑफ एपिसोड 10। नेहा एक ठेले को खींच रही थी जिसमें एक लड़खड़ाता हुआ आदमी बैठा था। उसे अपनी पीठ पर उसकी निगाहें महसूस हो रही थीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चारों ओर सन्नाटा था जिसे केवल झींगुरों की आवाज तोड़ रही थी। मेरी उम्र कितनी है? उसने अचानक पूछा, ठेले पर पीछे की ओर टिकते हुए। इस सवाल के साथ ही नेहा के दिमाग में अनगिनत संभावनाएं दौड़ गईं। यह एक खेल जैसा था, बल्कि कहें तो एक बारूदी सुरंग। एक गलत कदम और सब कुछ उसके चेहरे पर फट सकता था। मैं 32 की हूं, उसने कहा और पीछे मुड़कर उसे देखा। केवल चेहरे से उसकी उम्र का अंदाज लगाना मुश्किल था। वह बहुत हैंडसम था, चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं। वह हाई स्कूल का लड़का भी हो सकता था। अगर वह सूट पहन ले तो बिजनेसमैन लग सकता था। तुम भी मेरी ही उम्र के हो, उसने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन क्या हम एक दूसरे से हमेशा आदर से ही बात करते हैं? हां, उसने कहा। तुम हमेशा बहुत विनम्र और शालीन रहे हो, उसने बेहिचक झूठ बोला। उसे कुछ तो कहना ही था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान पर कांटे उग आए हों। जैसे पेड़ शाखाएं और नए बीज उत्पन्न करते हैं, वैसे ही झूठ भी फैलते हैं। एक बार बोया गया झूठ काबू से बाहर हो सकता है। मैं क्या काम करता था? नेहा अवाक रह गई। जिंदा लोगों को दफनाना, यही करते थे तुम। उन्हें जमीन में रोपकर मार डालते थे। वो, नेहा हकलाने लगी। जैसे ही वह झिंझकी, उसे अपनी कोहनी पर एक हल्का स्पर्श महसूस हुआ और उसने पीछे देखा तो उसकी हथेली उसके कंधे पर थी। उसने बिना सोचे बोले दिया, तुम बहुत अच्छा लगाते थे। क्या लगाता था? लोग। तुम लोगों को लगाते थे। फूल? क्या? तुम मेरे अस्पताल में फूल लगाते थे। वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। अब तो वह चाह रही थी कि अपनी ही जुबान को सिल ले। वह आदमी पूरी तरह अस्त व्यस्त था। उसके शरीर पर मिट्टी और चोट के निशान थे। नहाने के बाद नेहा ने उसकी चोटों पर मरहम लगाया। उसने शरीर पर लाल खरोंचों को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन आदित्य ने न तो दर्द जताया न ही कराहा, बस शांत सांसें ले रहा था। हर बार जब वह मरहम लगाती, उसके हाथ कांपने लगते। वह चाहती थी यह रात जल्दी खत्म हो। आओ, यहीं सोते हैं साथ में, उसने कहा। नेहा चौंकी। क्या? हम शादीशुदा हैं, है ना? उसने कहा। तो क्या हम साथ नहीं रह सकते? लेकिन तुम अभी भी एक मरीज हो। हाँ, मैं अभी भी मरीज हूं, लेकिन अब कोमा में नहीं हूं और मैं अब भी तुम्हारा पति हूं। उसकी नजरें नेहा की ओर इतनी तीखी थीं कि वह बिना सोचे गद्दे के किनारे से उठ खड़ी हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि झूठ मूठ की शादी का दावा करना इतनी दूर तक जाएगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या तुम मेरे साथ इसलिए असहज हो क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम मुझे याद करती हो? नेहा जवाब नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार नहीं करूंगा, न ही जबरदस्ती करूंगा और न ही तुम्हें डराऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे पहले तुम्हारा पति था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हिंसक प्रवृत्तियां एक मृग तृष्णा थीं। तो यहीं सो जाओ मेरे साथ। डॉक्टर ने एक बार कहा था कि जब आदित्य सो जाए तो यह तय नहीं किया जा सकता कि वह कब फिर से जागेगा। इसलिए उसे सुलाना सबसे जरूरी था। नेहा बिना कुछ कहे उसके बगल में लेट गई। यह बिस्तर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन 2 लोगों के लिए काफी था। उसे दवा की गंध आ रही थी। मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, उसने कहा और उसकी तरफ देखा। उसकी नजर तीर की तरह नेहा के दिल को चीर गई। उसने उसकी ओर नहीं देखा, बस छत को घूरती रही। सबसे ज्यादा जानने की इच्छा किस बात की है? उसने पूछा। मैं शारीरिक रूप से अचेत कैसे हुआ? हम पहाड़ पर गए थे और एक दुर्घटना हो गई थी। तुम्हारे साथ भी? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा।
उसने सिर हिलाया, लेकिन मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने सब कुछ अस्पष्ट रखा ताकि बाद में झूठ गढ़ना आसान हो। नेहा का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। क्या तुमने तब से मेरी देखभाल की? हाँ, लेकिन असली मेहनत मेडिकल स्टाफ ने की। अगर उसे पता चल गया कि यह सब झूठ था तो वह उसे मार भी सकता था। नेहा को बहुत संभल कर चलना था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ की बहुत पतली सतह पर चल रही हो। अभी बस अपने बारे में सोचो, तुम जल्दी ही अपने परिवार से मिलोगे। तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। मुझे उसका कुछ याद नहीं, उसने कहा। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा ने खुद को झटके से पीछे नहीं हटाया, लेकिन केवल उसका हाथ पकड़ने पर भी ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर उस आदमी से बंध गया हो। इस समय मुझे सिर्फ नेहा की जरूरत है, उसने कहा। मेरे जहन में बस तुम्हारा चेहरा है। शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार? अचानक नेहा को अपने माता पिता का चेहरा याद आ गया। उसने खुद को कोसने की इच्छा को मुश्किल से रोका। आदित्य थोड़ा उठा और दोनों के ऊपर कंबल डाल दिया। नेहा को अचानक उस गर्मी से सुकून मिला। यह इतना आरामदायक था कि दिन भर की थकान मिटने लगी और नींद आने लगी। वह सहज रूप से कंबल में सिमटी। तभी उसकी नजरें उसकी आंखों से टकराईं। हमने शादी कब की थी? 2 साल पहले। क्या तुमने कभी मेरे कारण रोया है? क्या? हम नए नवेले थे और तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ी। यह बहुत दुखद है। मैं वैसे भी ऐसे मरीजों का इलाज करती हूं जो बोल नहीं पाते, इसलिए ज्यादा नहीं रोई। हमने कितने समय तक डेट किया था? सवाल अब काफी पेचीदा हो रहे थे। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह तो आज तक कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। किसी और की लव स्टोरी वह कैसे बताए? हमने ज्यादा समय तक डेट नहीं किया। डेटिंग शुरू करते ही शादी कर ली। जैसे ही शुरू किया वैसे ही। क्या यह कहना गलत था कि हमने जल्दी शादी कर ली? इस द्वीप पर कई अंतरराष्ट्रीय शादियां हुई थीं और नेहा अक्सर ऐसे जोड़ों से कैफे में मिलती थी। जब वह गहराई से सोच में डूबी थी, उसने देखा कि उसने भौहें उठाईं। एक ही रात में? क्या हम पहली मुलाकात के बाद ही साथ सोए थे और तुमने सोचा कि मैं परफेक्ट पार्टनर हूं? नेहा के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने मुंह खोलकर फिर बंद कर लिया तो वह मुस्कुरा दिया। अफसोस है कि मुझे कुछ याद नहीं, उसने कहा। जब वह मुस्कुराया तो वह बहुत युवा दिखा। उसकी आंखों में अब वह ठंडापन नहीं था। नेहा उसे आश्चर्य और डर से देखती रही। यह एक ऐसे सपने से जागने जैसा था जो असल में एक डरावना सच हो। लगता है तुम उस समय बहुत बोल्ड थीं, उसने कहा। नहीं, बात वैसी नहीं है। ऐसी गलतफहमी ने उसे अंदर तक असहज कर दिया, लेकिन वह कोई ठोस बहाना नहीं बना पाई कि इस बात को गलत साबित कर सके। जब वह चुप रही तो आदित्य ने सिर टेढ़ा कर तकिए पर रख दिया। एंड ऑफ एपिसोड 11। तो मैं ही तुम्हें उठा लाया था। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हारे कान में कुछ मीठी बातें कही होंगी और तुम्हें बिस्तर पर ले आया, है ना? मैं तो बड़ा बेहया था। वह मुस्कुराया। उसे अपने अतीत की यादें सुनने में मजा आ रहा था। नेहा को लगने लगा कि उसका संयम टूटता जा रहा है। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो वह खुद फंस जाएगी। अचानक नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घुटन में है और वहां से भाग जाना चाहती थी। वह डर रही थी कि अगर उसने अब कुछ नहीं कहा तो आदित्य अगली बार उस पर जबरदस्ती कर सकता है। उसकी पीठ पर ठंडी पसीना बहने लगा। मुझे इसे यहीं रोकना होगा। तुम असल में बेहया नहीं थे, हम बस सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं थे। उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अच्छा नहीं था? क्या? सेक्स, उसने कहा। कौन? उसने पूछा। क्या? उसने जवाब दिया। कौन अच्छा नहीं था इसमें? नेहा ने अपनी नजरें उसकी आंखों से हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसके दृढ़ नजर से नजरें नहीं चुरा सकी। दोनों? उसने पूछा, इससे पहले कि वह कुछ कहे। फिर उसने एक सूखा सा हंसी निकाली। फिर वह गंभीर हो गया। यह मेरी मेमोरी लॉस से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। आदित्य की आंखों में कुछ अजीब था। वह आम तौर पर भोले दिखते थे जब उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन इस समय उनकी आंखों में कुछ जानकार सी चमक थी। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और एक और हंसी निकाली। तो हम उसके बाद कभी शारीरिक संबंध में नहीं आए?
हाँ, असल में समस्या क्या थी? उसकी नरम आवाज में एक अजीब सा ठहराव और दृढ़ता थी। आह! नेहा को लगने लगा था कि उसके जवाब खत्म हो रहे हैं। उसके सवाल अब बहुत निजी और अंतरंग होते जा रहे थे और अब झूठ बोलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वह एक वयस्क थी, उसे डर से दबना नहीं था। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए सही थे। मुझे पहली बार कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मुझे तो अब तक नहीं पता कि ऑर्गेज़म क्या होता है। अडिटिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने मुझे यह भी बताया था कि तुम्हारी सेक्स की इच्छा ज्यादा नहीं थी और तुम्हें यह सब कुछ इतना अच्छा नहीं लगता था, और यही बात मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी लगी। मुझे तुमसे प्यार इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे लिए शारीरिक मेल से ज्यादा प्यार मायने रखता था। तुम एक संत जैसे थे। संत? मैं? उसने अविश्वास में कहा। शायद वह खुद को या उस अदितिया को दोष दे रहा था जिसे नेहा ने गढ़ा था। वह भौहें सिकोड़ने लगा। हमारे बीच ज्यादातर रिश्ता प्लेटोनिक था। उस समय हमारे लिए यही ठीक था। उसने आखिरी बार किया। अदितिया चुप हो गया। वह कुछ देर तक छत को देखता रहा। वह इतना चुप था कि नेहा को लगने लगा कि शायद वह सो गया है। जब वह उठकर वहां से जाने का सोच ही रही थी, अदितिया ने कहा, तो तुमने मेरी देखभाल की, यहां तक कि जब हम एक दूसरे के लिए सेक्सुअली कंपैटिबल भी नहीं थे। नेहा ने कुछ नहीं कहा। क्या लोग केवल इसलिए एक दूसरे की देखभाल करते हैं कि वे संबंध बना सकें? यह कैसी विकृत सोच थी। तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो नेहा, उसने आखिरकार कहा। उसने एक छोटी सी सांस छोड़ी। नेहा को लगा कि उसने फिर एक और गलतफहमी पैदा कर दी थी। उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि जितना ज्यादा वह विश्वास करेगा, उतनी ही सुरक्षित वह रहेगी। यही एक तरीका था जिससे वह अदितिया को खुद से दूर रख सके। अब सो जाओ, नेहा ने कहा, बातचीत खत्म करने के लिए। जितनी ज्यादा वह उससे बात करती, उतना ही डर था कि कुछ गलत बोल देगी और अपनी ही झूठी कहानी में फंस जाएगी। ठीक है, शुभ रात्रि नेहा। उसने आंखें बंद कर लीं और जैसे वो अब और कुछ नहीं सुनना चाहता था, नेहा ने पेड़ों के देवता से प्रार्थना की, कृपया इस आदमी को गहरी नींद में सुला दो। कोमा हो जाए तो और भी अच्छा। डॉक्टर ने कहा था कि उसे कुछ सिंड्रोम है। कृपया उसे सुला दो। वह मन ही मन विनती कर रही थी, लेकिन तभी जब उसे लगा कि वह पूरी तरह से सो गया है, उसने फुसफुसा कर कहा, लेकिन मैं अच्छा क्यों नहीं था? क्या वो काम या मेरी छुअन तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाई? या मैं कुंवारा था और अनुभवहीन? नेहा कुछ कह नहीं सकी। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद तुम्हें वो करना पसंद नहीं था और तुम बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे। उफ! नेहा ने खुद को कोसा। इसके बाद वह चुप हो गया और कुछ बुदबुदाया। अंत में उसकी सांसें धीमी और नियमित हो गईं और नेहा को यकीन हो गया कि वह अब सच में सो गया है। वह धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर उठना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आखिरकार दिन भर की थकावट ने उसे जकड़ लिया और वह वहीं सो गई। उसे बस उससे एक सवाल पूछना था, तुमने उस मुर्गी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? अगली सुबह नेहा नींद से तरोताजा उठी और जोर से चिल्ला उठी। अदितिया उसे देख रहा था, उसका सिर हाथ पर टिकाया हुआ था। गुड मॉर्निंग, उसने हैरानी से कहा। क्या? डॉक्टर ने कहा था कि उसे स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम है। वह यहां क्या कर रहा है? नेहा ने सोचा था कि अदितिया अपनी हालत के कारण कुछ दिन सोता ही रहेगा, लेकिन वह तो उससे पहले ही उठ चुका था और कह रहा था, गुड मॉर्निंग। सुबह की धूप में उसकी सुनहरी आंखें कुछ लाल सी दिख रही थीं। एंड ऑफ एपिसोड 12। नेहा कमरे के कोने में खड़ी थी, बार बार उस आदमी की ओर देख रही थी जो चेकअप करवा रहा था। वह बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने हाथ थपथपाए, आस्तीन खींची, नाखून चबाए, लेकिन कुछ भी उसे शांत नहीं कर पा रहा था। यह कैसे हो गया? कैसे? उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद उसकी तेज धड़कनों और बेचैन विचारों की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, डॉक्टर ने कहा। हमें उसकी नींद के पैटर्न को समझने के लिए और डेटा चाहिए। मरीज शायद कल से फिर लंबे समय तक सो सकता है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। आज
आदित्य सामान्य रूप से जाग गया था। वही आदमी जो पहले 3 दिन, 5 दिन और यहां तक कि 12 दिन तक लगातार सोया रहता था, आज एकदम सामान्य रूप से उठ गया। नेहा के लिए, जिसकी बस यही एक उम्मीद थी कि वह कई दिनों तक गहरी नींद में सोया रहेगा, ये किसी पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। मरीज के दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं है, डॉक्टर ने आगे कहा। इसका संबंध मानसिक स्थिति से हो सकता है। कभी कभी वातावरण में बदलाव के कारण यह बदलाव आता है। घर अस्पताल से अलग महसूस होता है, तो शायद इस कारण उसमें कुछ परिवर्तन आया हो। फिलहाल नींद के पैटर्न की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। जब डॉक्टर समझा रहा था, तब आदित्य ने नेहा की ओर देखा। मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, उसने कहा और अपने निचले होंठ पर उंगली फिराई। क्या बात? डॉक्टर ने पूछा, जो अपनी मेज पर कुछ लिख रहा था। मैं कल अपनी पत्नी के साथ सोया था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नेहा स्तब्ध रह गई। डॉक्टर ने धीरे से पलकें झपकाईं और बारी बारी से उनकी ओर देखा। फिर अपनी भाव भंगिमा सुधारी और पूछा, क्या मैं यह समझूं कि आप दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए? नहीं, नेहा चीख पड़ी। हम सिर्फ एक ही बिस्तर पर सोए थे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने सिर हिलाया। तो फिलहाल के लिए ऐसा ही करते हैं, डॉक्टर ने कहा। अगर आप दोनों ये जारी रख सकें तो हम देख पाएंगे कि क्या फर्क पड़ता है। नेहा का चेहरा सुन पड़ गया। जब आदित्य फिजिकल थेरेपी के लिए अस्पताल गया, नेहा थक कर सोफे पर लेट गई और न्यूज देखने लगी। वॉयस फिशिंग अब और ज्यादा शातिर हो गई है। हेडलाइन तेजी से गूंज रही थी, लेकिन नेहा का दिमाग पूरी तरह बिखरा हुआ था। अगर आदित्य की हालत बेहतर हो गई तो वह उसे छिपा नहीं पाएगी। अगर वह पहली मंजिल तक चला गया तो रिया को उसके बारे में पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर रिया को पता चल गया, उसका वह खतरा कि वह नेहा को हत्यारा बता देगा, रिया को भी प्रभावित कर सकता था। उसके पास सिर्फ 2 विकल्प थे। या तो वह आदित्य को झूठ बोलने के लिए मना ले, या फिर रिया को सब कुछ बता दे। वह उलझनों में डूबी थी और बस रिपोर्टर की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। जैसे कि इस रिकॉर्डिंग में अपराधी पीड़ित को धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने कॉल काटा तो हम इसे भागने की कोशिश मानेंगे। यह तरीका पीड़ित को दूसरों से मदद लेने से रोकने के लिए अपनाया जाता है। घटना वाले दिन नेहा को आदित्य के भाई से पूरी रात बात करनी पड़ी थी। उस समय वह बेहद कमजोर हालत में थी और कोई सलाह देने वाला भी नहीं था। उस डरावने दबाव में जहां उसे धमकाया जा रहा था, उसने उस स्थिति से निकलने के लिए बिना सोचे समझे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। हाल ही में वे पीड़ितों को मानसिक रूप से अलग थलग करने के नए तरीके अपना रहे हैं। नेहा टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा सकी। उसका खून ठंडा हो गया और हाथ कांपने लगे। खुद को शांत करने के लिए उसने कुशन को कसकर पकड़ा। वह सिकुड़ कर बैठ गई ताकि उसके भीतर उमड़ते बेचैन विचारों को संभाला जा सके। जब से आदित्य जागा था, वह लगभग 1 महीने से चैन की नींद नहीं सो पाई थी। असल में इससे थोड़ा पहले से ही उसकी जिंदगी ढलान पर थी। रिपोर्टर की आवाज दूर और मध्यम सी लगने लगी और नेहा को आखिरकार अपने डर का हल सूझ गया। उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। रिंग रिंग, बीप की आवाज आई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। 2 सालों से जिन तकलीफों और परेशानियों को वह अपने भीतर दबाए बैठी थी, वे सब अब बाहर निकलने को तैयार थीं। अब वक्त आ गया था। वीकेंड पर फोन क्यों कर रही हो? दूसरी ओर से आवाज आई। रिया, मैं। नेहा सिसक पड़ी। क्या हुआ? तुम नशे में हो? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक शारीरिक रूप से अचेत आदमी अब हमारे साथ अस्पताल में काम करेगा। शारीरिक रूप से अचेत? रिया ने सोचा, क्या यह किसी ड्रग्स पर है? नेहा की बातें मानो इकबालियां बयान बन गईं। वह बहुत देर तक बोलती रही। सारी बातें उलझी हुई थीं। पहले पहले सब बेमतलब लग रहा था, लेकिन रिया अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। जब उसने नेहा का चेहरा देखा तो वह एक कदम पीछे हट गई। खून से भरी आंखें, लाल नाक, सूजे हुए होंठ। नेहा एक और ढेर सारी टिश्यू के साथ नाक साफ कर रही थी। ठीक है, ठीक है। रिया ने सब समझने की कोशिश की। उसने एक हत्या देखी, फिर हत्यारा उसका पीछा करता है, फिर एक्सीडेंट हुआ और वह अचेत हो गया। फिर उसने उसे अस्पताल ले आई।
रिया ने सोफा के नीचे देखा कि क्या नेहा ने कोई शराब की बोतल छिपा रखी है। रिया, सोफा के नीचे कुछ नहीं था। नेहा, जो कभी नहीं रोती थी, को यूं फूट फूट कर रोता देख रिया घबरा गई। इसके साथ ऐसा क्या हो गया? तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? रिया ने अविश्वास में पूछा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा किस्सा पहले कभी नहीं सुना। मैं जानती थी कि तुम कितनी बेवकूफ हो, जब तुम एक गरीब लड़की होकर भी पहाड़ों में पौधों को पोषण देने का स्प्रे करती थी, और अब तुम एक अचेत आदमी को अस्पताल ले आई। कमाल है, रिया ने तंज कसा। अब बताने की जरूरत क्यों पड़ी? रिया ने पूछा। क्योंकि रिया का दिल टूट गया, उसे नेहा को यूं सच बताते हुए झिझकते देख। जब से वे पहली बार मिली थीं, नेहा अब भी खुद को पूरी तरह खोल नहीं पाई थी। चाहे उन्होंने जिंदगी में कितना भी साथ बिताया हो, नेहा ने कभी पूरी तरह दिल नहीं खोला। वह हमेशा पौधों से ही खुलकर बात करती थी। वह एक अकेली बच्ची की तरह पली बढ़ी थी। चाहे बाहर से वह एक परिपक्व महिला लगे, लेकिन रिया को लगता कि उसके अंदर वही अकेली बच्ची अब भी मौजूद है। यही सोचकर उसका गुस्सा पिघल गया। वह नेहा के पास सोफे पर बैठ गई। तो तुम इतने समय से एक आदमी को छुपा रही थी? एक अचेत आदमी, नेहा ने आंसू पोंछते हुए सुधार किया। तो अब बताओ, मैं कैसे मदद कर सकती हूं? रिया ने पूछा। रिया, नेहा कांपती आवाज में बोली, जैसे फिर से रो पड़ेगी। रिया ने असहजता से उसकी पीठ थपथपाई। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं, रिया ने कहा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताना है कि मैंने उससे झूठ कहा कि मैं उसकी पत्नी हूं। एंड ऑफ एपिसोड 13। क्या? चिल्लाई रिया। नेहा एकदम चौंक गई। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रिया ने लगभग उस पीठ पर थप्पड़ मार ही दिया जिसे वह पहले सहला रही थी। नेहा सोफे से कूदकर उठी और उससे दूर भाग गई, सोफे के चारों ओर घूमते हुए। उसे कुछ याद नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो उठा, उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं उसकी पत्नी हूं ताकि वो मुझे मार न डाले। तुम सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकती, रिया ने कहा। तुम कुछ नहीं जानती रिया। वो आदमी एक इंसान को जिंदा गाड़ रहा था। वो ऐसा इंसान है जो सिर्फ आंखें मिलाने पर भी किसी को मार सकता है, नेहा ने कांपते हुए कहा, जैसे उस भयानक दृश्य को फिर से याद कर रही हो। मैं बहुत डरी हुई थी, समझी? क्या पता वो मुझे भी घसीटकर जिंदा गाड़ देता। हे भगवान, मुझे कुछ न कुछ सोचना ही पड़ा, खासकर जब सामने एक राक्षस जैसा इंसान हो। नेहा ने कमर पर हाथ रखकर थोड़ी देर खड़े खड़े सोचा। उसके आंसुओं से भरी आंखों में एक जिद की चमक थी। रिया ने देखा कि वह थकी हुई है, लेकिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। मैं बस अपनी जिंदगी वापस चाहती हूं। मैंने हमेशा मेहनत की है, सिर्फ एक शांत और साधारण जिंदगी के लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। नेहा हार मानने वाली नहीं थी। वो हमेशा से बस थोड़ी सी शांति चाहती थी। अब वो डर रही थी कि कहीं ये आदमी उसकी जिंदगी की बागडोर छीन न ले। अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो, नेहा बुदबुदाई। मुझे असली अपराधी को पकड़ना होगा। रिया ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसकी बातों में कोई तारतम्य नहीं था। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, नेहा ने खुद को समझाते हुए कहा। वो जैसे कोई भूत हो। उसके लंबे बाल अस्त व्यस्त तरीके से उसकी पीठ पर बिखरे थे। उस रात, उस पल, उसकी सारी ताकत और सोच बस उस आरी पर केंद्रित थी जो उसने पकड़ी थी। उस एक वार ने ही शायद उसे वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया। नेहा जानती थी कि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। उसकी जिंदगी उस पल से नियंत्रण से बाहर हो गई थी, लेकिन वो नियंत्रित होना नहीं चाहती थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी मुसीबत में फंसे बिना अपनी जिंदगी वापस पा सके। वो आदमी उस पर शक कर सकता था और उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए उसने झूठ बोलना जरूरी समझा कि वो उसकी पत्नी है। अगर उसे उस पर नियंत्रण चाहिए था, तो उसे यकीन दिलाना जरूरी था कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह नफरत नहीं कर सकता। लेकिन रिया को यह सब बकवास लगा। यह सही हल नहीं था। नेहा नहीं जानती थी कि एक पुरुष और महिला के बीच रिश्ता कितनी जल्दी बदलता है और कितना थकाने वाला हो सकता है अगर आप गलत व्यक्ति के साथ फंस जाएं, और वो भी कोई हत्यारा हो। मुझे नहीं पता, मैं इसमें नहीं पड़ने वाली,
रिया ने कहा। प्लीज, नेहा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बस इतना कर दो कि तुम मान लो मैं उससे शादीशुदा हूं और तुम सब कुछ जानती हो। प्लीज, रिया ने अपने माथे को मलते हुए कहा। वो 5 बार शादी कर चुकी थी। उसके 3 पति मर चुके थे। उसने उन्हें शोकपूर्वक याद किया और यही बात उसे खल रही थी। उस आदमी की हालत बहुत संदिग्ध लग रही थी। इतना ताकतवर और अमीर आदमी, फिर भी वो किसी बड़े सियोल के अस्पताल में नहीं बल्कि यहां देहात में क्यों है? और उसका भाई नेहा को क्यों धमका रहा है? उसके माता पिता कहां हैं? नेहा, किसी ने पुकारा। रिया की आंखें उस अनजान आवाज को सुनकर फैल गईं। वो एक गंभीर किस्म की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो जिसे भी सुनाई दे उसका ध्यान खींच ले। रिया ने मुड़कर देखा। वो सीढ़ियों से उतरता हुआ उसकी ओर आ रहा था। नमस्ते मेरे बेटे, मैंने कभी किसी पेड़ अस्पताल के बारे में नहीं सुना, अदित्य ने धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए कहा। नेहा लगातार खुद को आगे पीछे झुला रही थी, जैसे कि वह उस आदमी से भागने की कोशिश कर रही हो जो उसके सामने सोफे पर बैठा था। रिया ने अदित्य को गौर से देखा। रिया के पास दशकों का अनुभव था। अपने पसंदीदा भिक्षु से फेस रीडिंग, फिजियोग्नोमी सीखने के बाद उसने आज तक कभी किसी इंसान के बारे में गलत अनुमान नहीं लगाया। क्या यही वो आदमी है जिसने किसी को जिंदा गाड़ दिया था? ये तो बेहद सभ्य और आकर्षक लगता है। उसके ठंडे लेकिन साफ सुथरे हाव भाव में कोई खोट नहीं थी। उसकी लंबी सीधी आंखें गर्मजोशी से भरी हुई थीं। वो हत्यारा नहीं लगता था, बल्कि वो तो बहुत रॉयल लगता था। उसके चेहरे से साफ दिखता था कि वो किसी रईस घर में पैदा हुआ है। अगर वो सिर्फ एक आम हत्यारा होता तो मुझे जरूर निराशा होती। कम से कम वो किसी ताकत और ओहदे वाले मुकाम पर जरूर होगा। मां, अदित्य ने नजरें झुकाईं और विनम्रता से कहा। उसके होंठ थोड़े सख्त थे, जैसे वह ऐसे शब्दों का आदी नहीं था। क्या मैं उधर बैठ सकता हूं? मैं नेहा के पास बैठना चाहता हूं। रिया हक्की बक्की रह गई। वो आम तौर पर किसी भी मुश्किल स्थिति में शांत रहती थी, लेकिन इस बार उसका संतुलन डगमगा गया था। नेहा भी ठिठक गई। जब दोनों ने जवाब नहीं दिया तो उसने सवालिया नजर से उन्हें देखा। तब नेहा चुपचाप सोफे के दूसरी ओर जाकर उसके पास बैठ गई। तभी वो शांत हुआ। उसकी आंखों में राहत की झलक थी। अदित्य, रिया मेरी मां नहीं है, वो यहां स्टाफ में है। वो मुझे पिछले 15 साल से जानती है। शायद उसने बस सहजता में तुम्हें बेटा कह दिया। तुम मुझे पूरे नाम से क्यों बुलाती हो? क्या? मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ सहज महसूस करो। नेहा कुछ कह नहीं पाई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या जवाब दे। और तब रिया ने अपने माथे पर हाथ रगड़ा। शायद उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसकी आंखें बस नेहा पर ही टिकी थीं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला भाग भी इसी तरह हिंदी में अनुवादित करूं? अंतिम एपिसोड 14। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।